हेलो साथियों, स्वागत करते हैं हम आपकी आपकी अपनी क्लासेज समानांतर क्लासेज। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसके टॉपिक पर हमेशा बहुत ही सवालों की पूछने के चांसेस बने रहते हैं। और इसको आप साइकोलॉजी में, एजुकेशन साइकोलॉजी में इसको छोड़कर आप किसी भी परीक्षा में नहीं जा सकते। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए है, तो इसको ध्यान से हम समझेंगे। देखिए, देखो, कोई भी अधिगम का चैप्टर समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि प्रीवियस ईयर में जो पेपर आए हैं वो किस प्रकार के पेपर आए थे। अगर हम पेपर को समझेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर को, तभी आपको पता चलेगा जो सामने वाला जो टीचर हमें पढ़ाने जा रहा है कि वो कंटेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। तो देखिए, सी टेट में सवाल कैसा आया था। सी टेट में सवाल, अब देखो, वो सवाल चले गए हैं कि पहले कि भाई छोटे मोटे सवाल पूछे थे, अब ऐसा पूछा जाएगा, एसरेशन पूछा जाएगा, कथन पूछा जाएगा, से अभिकथन पूछा जाएगा। अभिकथन क्या है? टीचर शुड इंक्रेज डिबेट्स, डिस्कशन, कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट। कैसे उनको इंकरेज कर सकता है इस चीज़ के लिए, डिस्कस के लिए, कोलैबोरेशन के लिए, अमंग लिए। रीजन दिया है इसका कि नॉलेज प्रोडक्शन इज़ द इनएक्टिव प्रोसेस इन इंगेजमेंट इन ग्रुप एक्टिविटीज़ हिंडर्स मीनिंगफुल लर्निंग। ये काज दिया है क्या? इनके ने बताया कि एसरेशन और रीजन दोनों ठीक है, या एक्सप्लेनेशन इसकी ठीक है। ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, ठीक है। जैसे हिंदी में देखना चाहे, शिक्षार्थियों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण ये है कि ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। आप बताइए, ज्ञान उत्पादन क्या एक निष्क्रिय प्रोसेस हो सकती है? और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता एक अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। बताइए, सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है, क्या मीनिंगफुल लर्निंग में ये बाधा डालता है? तो ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, तभी कर पाओगे जब आप बड़े विस्तार से किसी चीज़ को पढ़ोगे। तो सी सेट में ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं। एक अगला देखिए सवाल, अभी वर्तमान में ही 2023-24 के अंदर ही सवाल पूछे गए हैं, ज़्यादा पुराने नहीं हैं। स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। फिर रीजन दिया है कि स्कूल है ना, उस ढांचे के भीतर एक ढांचा बनाए, उसी के अंदर प्रोडक्शन पे काम करे, प्रोडक्ट पे काम, जो सीखने के परिणाम को आकलन करते, यानी खाली टीचिंग के परिणामों को बढ़ाने। यानी कि आपको पता है कि टीचिंग और लर्निंग दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, तो एक दूसरे को जोड़ के ही इन्होंने सवाल बनाए। फिर आगे आप ये कहोगे तो टीचिंग का सवाल है। टीचिंग का सवाल है, लेकिन टीचिंग को और अधिगम को हम अलग करके नहीं देख सकते। कुछ चीज़ें इनमें कॉमन होंगी, कुछ चीज़ें अलग होंगी, जिनकी वजह से ये जो लोग का भेद है, ठीक है। देखिए, अगला कारण क्या पूछा है। अगला कारण बताया है कि सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है, सही विकल्प चुने, ठीक है। फिर अगला सवाल ऐसा पूछा गया है कि इसको इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टिविस्ट होते हैं, टीचिंग लीड्स लर्निंग स्टूडेंट, क्या वो डिस्कवरी पे ध्यान देते हैं, यानी मीनिंगलेस पे, या रूट पे ज़्यादा देते हैं? यानी कि रचनावादी शिक्षण है वो विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले किस अधिगम की ओर शिक्षण ले जाता है? तो ये जो ले जाता है, क्या खोज आधारित की तरफ ले जाता है? ये जो शिक्षण है, रचनात्मक शिक्षण, यानी ये टीचिंग का ही सवाल है, लेकिन इसमें अधिगम भी साथ में जोड़ के गया है। अधिगम और टीचर एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। तो खोज आधारित या अर्थहीन या यंत्रवत या ग्रहणशील, या इसको डिस्कवरी, मीनिंगफुलनेस, रोट और रिकैप्टिव, ठीक है। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं भाई, सी टेट में सवाल ऐसे ऐसे आते हैं। अब देखिए, सी टेट 2 जुलाई 2014 के 24 का सवाल है। देखिए, किस अधिगम की किस किस अधिगम की रणनीति में बच्चे द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल, जो उन्होंने सीखा है? अनुबंध अधिगम, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल, जो उन्होंने सीखा है? यानी कि जो सीखा है वो दूसरों को सिखाने के लिए उसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा सिद्धांत काम करता है? अनुबंध अधिगम सिद्धांत, या रट कर सीखना सिद्धांत, या व्याख्यात्मक शिक्षण, या पारस्परिक शिक्षण, ठीक है। और अब देखो, एस्टेट जैसी परीक्षाओं में ऐसे ऐसे सवाल आए हैं। अभिकथन आता गया कि प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के लिए दैनिक जीवन में और उनके सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर परिचित कराते हैं। सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। तो ऐसे ऐसे सवाल तभी आएंगे जब आप इसको बड़े ही जानकारी के साथ और बहुत ही गहराई के साथ पढ़ेंगे। अर्थपूर्ण अधिगम रूप से किसके बारे में नहीं है, यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग
किसके बारे में नहीं है? जानकारी को रटना क्या मीनिंगफुल अधिगम कहलाएगा? अवधारणाओं को समझना यानी कंसेप्ट को समझना अर्थपूर्ण अधिगम कहलाएगा? ज्ञान का निर्माण करना क्या अर्थपूर्ण अधिगम कहलाएगा? कौशलों का विकास करना, तो इसमें आपको पता है जानकारी को रटना कहा, ये इसका सवाल जवाब हो जाएगा। जब बच्चे अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते। क्या अनुभव करते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स है। गतिविधियों के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता। बच्चे जब अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं, यानी गतिविधियों के दौरान निम्न स्तर की आप कहेंगे सतर्कता होगी तो वो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह, प्रदर्शन के लिए उच्च स्तर पर चिंता, अधिगम विवशता। अधिगम विवशता तो बिल्कुल नहीं होगी, तो इसको इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं, इफ़ यू एक्सपीरियंस यू लर्न बेटर, मॉडरेट लेवल एक्साइटमेंट टू लर्न। हाँ, एक्साइटमेंट होगा तभी वो चीज़ें होगा। ठीक है, तो अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, हिंदी में बहुत कठिन शब्द बन जाते हैं, तो आप परहेज ना करें अंग्रेजी को भी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें अंग्रेजी में भी आप समझ सकते हैं। अभिकथन, एक शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाए रखनी चाहिए और अधिगम को प्राथमिक जिम्मेदारी नहीं चाहिए। यानी कि अभिकथन है कि एसरेशन है कि शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम को प्राथमिक जिम्मेदारी पर डालना चाहिए, प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। यानी कि उन्होंने कहा है कि जो लर्निंग काम है ना, उसमें शिक्षक को दूर हो जाना चाहिए। लर्निंग करवाते वक्त शिक्षक को क्या हो जाना चाहिए? दूर हो जाना चाहिए। शिक्षक को क्या हो जाना चाहिए? दूर हो जाना चाहिए। और फिर उसका कारण बताया है कि अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारी वातावरण प्रभाव, यानी दोनों ही नेगेटिव चीज़ हैं। ना तो मोनोपोलॉजी होनी चाहिए और ना ही शिक्षक को दूर होना चाहिए। एक फैसिलिटी देने वाले के रूप में उसके पास हमेशा रहना चाहिए। अब ये देखिए, ऐसे ऐसे सवाल है। अधिगम निरोग्य बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र लाभप्रद नहीं? यानी कि जो अधिगम नहीं कर पा रहे, निर्योग्य है, अधिगम को ग्रहण नहीं कर पा रहे, उनके लिए कौन सा फार्मूला लागू नहीं हो सकता? सरल से जटिल की तरफ जाना, ये तो उनके लिए अच्छा है। अमूर्त से मूर्त की तरफ जाना, ये भी उनके लिए अच्छा है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष जाना अच्छा है। ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना, ये तो ज्ञात है ना, जो चीज़ ज्ञात अगर ज्ञात होती तो फिर वो निर्योग्य क्यों रहती? ये चौथा इसका ऑप्शन हो गया। अवधान यानी कि अंडरस्टैंडिंग, चिंतन, थिंकिंग, जैसे मानसिक प्रक्रिया के दौरान सीखना कहलाता है। सीखना क्या है? अनुकरणात्मक सीखना, गामक सीखना या संज्ञानात्मक है। अवधान और चिंतन के द्वारा अगर कोई चीज़ सकते हैं तो संज्ञानात्मक सीखना ही आपको पता है। लर्निंग मेंटल ऑफ प्रोसेस, ये इंग्लिश में भी देख सकते हैं। सामाजिक अधिगम के संदर्भ में कौन सी शिक्षण अधिगम पद्धति रणनीति विद्यार्थियों के सर्वाधिक उपयोगी है? यानी कि अगर हमें कोई सोशल लर्निंग सिखानी है तो उसके लिए कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण होगी विद्यार्थियों के लिए? क्या हम उसको टूर के लिए ले जाएंगे, रीजनल टूर के लिए ले जाएंगे, भाषण करवाएं या प्रयोग करें या मानसिक उद्वेलन करें? तो आपको सामाजिक अधिगम देना तो उसको आप टूर ले जाइए, कहीं भी घुमाइए, मिलाइए लोगों से, तभी वो सामाजिक लर्निंग कर पाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया प्रभावित नहीं करता? आपको बताइए भाई, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट नहीं करता? शिक्षक का शारीरिक रूप, देखो शारीरिक रूप कैसा है इससे कोई लेना देना नहीं है। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल करता है भाई। शिक्षक का विषय वस्तु ज्ञान ये भी करता है। शिक्षक का संप्रेषण कौशल ये करता नहीं करता, तो वो पूछा नहीं, ये तीनों तो करेंगे, लेकिन शिक्षक का शारीरिक रूप को लंबा है, तगड़ा है, छोटा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इनमें से कौन सा प्रभावी अधिगम का एक सिद्धांत नहीं, यानी कि इफेक्टिव लर्निंग का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? इफेक्टिव लर्निंग का अभिप्रेरणा के जरूरी है इफेक्टिव लर्निंग के लिए? हाँ जरूरी है। व्यक्तिक पहुँच, निष्क्रिय उपस्थिति, प्रतिपुष्टि, ये भी जरूरी है। निष्क्रिय उपस्थिति बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर निष्क्रिय उपस्थिति होगी, अगर वो एक्टिव नहीं है कक्षा में बैठा हुआ अभी बच्चा, तो वो इसका सिद्धांत प्रभावी अधिगम हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखो, अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है अधिगम को और गैनी के ना समझा पढ़ाए तो समझ लेना अधूरा है। तो आप गैनी जी के बारे में भी पूछ लेगा। गैनी के अनुसार एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को किस उच्चतम स्तर के अधिगम तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए? संप्रत्य अधिगम तक यानी कंसेप्ट लर्निंग तक, समस्या समाधान अधिगम यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग तक, या नियम अधिनियम या विभेदन अधिनियम? तो आप ये जब गहने का अनुसार पढ़ोगे तब आपको पता चले कि समस्या समाधान तक चलना चाहिए, संप्रत्यक अधिगम कंसेप्ट तक, तो गहने को पढ़ना पड़ेगा। ये लेवल 2 में स्टेट में परीक्षा में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अब ये पूछा गया अधिगम को प्रभावित करने वाले निमित्त कारणों में से सही कुछ बताइए। यानी कि लर्निंग को इफेक्ट करने वाले निमित्त में से सही बताइए। क्या अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन करता है? अभिक्षमता एप्टीट्यूड जो है वो क्या करता है? एप्टीट्यूड, अभिरुचि या अवधान? तो इसमें ये जो जोड़े बनाए, ऐसे जोड़े बना रखे हैं, या ए
सी या डी या ए या बी। अब ये बताइए इनमें से कौन सा अभिप्रेरणा करता है, लर्निंग को करता है, अभिक्षमता, अभिरुचि, अवधान, ये सभी करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये सभी ए बी सी डी सभी करते हैं। ठीक है भाई, ए बी सी डी सभी इसमें सही होंगे। एक अधिगम कठिनाई को जो बच्चे के वर्ण और शब्दों में अंतर करने में समझ, यानी कि वोकेबलरी वो शब्द नहीं पा रहा, वर्ण नहीं समझ पाता। वोकेबलरी तो आपको पता है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया मतलब होता है इसमें देखो कैलकुलेशन जैसी बात आ रही है, तो ये तो गणना से जुड़ा हो गया, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया। पठन में आ जाएगा तो, लिखने में आ जाए तो डिसलेक्सिया, लेकिन इसको तो शब्द वर्णों में वो क्या समस्या आ रही है, इसको बच्चे को वर्ण और शब्दों में अंतर करने में समस्या आई है। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया आ जाएगा। ठीक है, ये लेवल 2 में पूछा गया सवाल है। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का अधिगम सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं करता। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि एक मोटिवेशन है उस पर अधिगम का कौन सा सकारात्मक प्रभाव नहीं डालता। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को क्षीण करती है। अच्छा क्या भाई, तो यानी कि ये भी क्या मोटिवेशन सीखने के व्यवहार को क्षीण करती है। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को निश्चित दिशा प्रदान करती है, बिल्कुल देती है। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार में सक्रियता लाती है, बिल्कुल लाती है। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार में चयनात्मकता बनाती है, ठीक है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, जब अधिगम करता किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के सामने आप ही सीख जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। उसको अविराम सीखना कहेंगे, अपना आप सीख जाए, या पूर्ण सीखना कहेंगे, अंश सीखना कहेंगे, प्रासंगिक सीखना कहेंगे। निम्न में से कौन सी बाल केंद्रित अधिगम दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच की में से कौन सी इसमें से विशेषता नहीं है। सार्थक सीखने के अवसर प्रदान करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। एकल शिक्षण मार्ग बिल्कुल नहीं, सतत मूल्यांकन चलेगा, सुलभ शिक्षण सेटिंग चलेगा, लेकिन एकल शिक्षण मार्ग नहीं चलेगा। ठीक है, अब जैसे कोई आपको लर्निंग पढ़ाने जा रहा है टीचर, अगर बंडूरा को ना पढ़ाए, बंडूरा मॉडल को ना पढ़ाए तो वो भी अधूरा ही ज्ञान है। बंडूरा के अनुसार प्रेक्षणात्मक सीखने की कौन सी अंतर संबंधी प्रक्रियाएं नहीं है, यानी कि अवधारणात्मक प्रक्रियाएं उन्होंने ली है क्या, एक तो एक अवधारणात्मक प्रक्रिया, एक प्रेरणात्मक प्रक्रिया। यानी इसको कैसे कैसे करोगे इसको। ठीक है, तो देखो ये स्टेट में लगातार इसी से एक ही साल में लगातार 2 सवाल बंडूरा से पूछ लिया, 17 और 18 देख लेना। ऐसे ही बिल्कुल क्रम से ऐसे 17 नंबर पे सवाल दिया गया था और ऐसे ही स्टेट में 18 नंबर पे दिया गया था। बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को टेक कर और दोहरा कर वही व्यवहार सीख लेता तो इसे क्या कहते हैं। क्या उसको अनुकूलन कहेंगे, या फिर उसको आत्म परीक्षण कहेंगे, या मॉडलिंग कहेंगे, या सामर्थ्य प्रत्याशा कहेंगे। ये लेवल 3 में पूछा गया है, यानी कि पीजीटी में पूछा गया सवाल है। एक अधिनियम निरयोक्ता अंक गणितीय कौशल, अगर किसी को अंक गणित का कौशल नहीं आ रहा तो उसको डिस्कैलकुलिया है। ठीक है, हाँ, ये मतलब ये पठन से संबंधित दोष और अधिगम में से संबंधित दोष जो आते हैं उनसे पूछा जाता है कि जो जिस प्रकार किस को ये दिक्कत आती है, और ये बार बार ये रिपीटेशन क्वेश्चन है, ये एक सवाल इसमें से आ ही जाता है। तो ये कहने का मतलब मेरे प्रीवियस ईयर पेपर दिखाने का यही मतलब था कि हमें क्या पढ़ना है और किन चीज़ों को छोड़ना है, इसका ज्ञान हमें होना भली भांति होना चाहिए। तो साथियों चलते हैं अब अपने कंटेंट की तरफ। ये आपके सामने इग्नू के नोट्स हैं, जिनको कंटेंट को आप देखेंगे कि इससे बहुत सारे सवाल हमारे बन जाएंगे। तो इस नोट्स को पढ़ने के बाद आप क्या समझ पाएंगे कि अधिगम की समझ क्या है, अधिगम क्या है, अधिगम की क्या प्रकृति है, यानी कि लर्निंग की क्या नेचर होती है, अधिगम उससे संबंधित क्या संप्रत है, क्या क्या कंसेप्ट है, अधिगम और परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी का क्या लेना देना है, अधिगम और शिक्षण यानी कि लर्निंग एंड टीचिंग क्या है। ठीक है, अधिगम के क्या क्या आयाम है, यानी कि क्या क्या डायमेंशनल है, और मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अवधारणा क्या है, अधिगम की विधियाँ, अवलोकन विधि क्या है, अनुकरण विधि क्या है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत क्या है, अंतर सूझ के सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी क्या है लर्निंग से जुड़ी हुई, और जो अधिगम का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वो पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, ये सब चीज़ें हम जान पाएंगे। देखो इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है, हमें क्या पढ़ना है ये तभी पता चलेगा जब प्रीवियस ईयर पेपर के हम एनालिसिस कर पाएंगे, और आप बहुत से एग्ज़ाम दे के आपने बहुत से एग्ज़ाम देने का अनुभव हो, तभी आप देख पाएंगे कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कौन सी नहीं। देखो हरलोक ने परिभाषा दी है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। हरलोक ने कहा कि अधिगम विकास है, अधिगम
विकास है, यानी कि अधिगम ऐसा डेवलपमेंट है जो अभ्यास एवं प्रयास के द्वारा आती है, यानी कि इसको प्रैक्टिस करोगे आप और बार बार प्रैक्टिस तभी होगा, और अधिगम के द्वारा बालक अपने आनुवांशिक संसाधनों का प्रयोग करने में सक्षम होता है। यानी कि जो उन्होंने माता पिता से जो प्राप्त हुए हैं, हेरिडिटी से उनको कुछ चीज़ें प्राप्त हुई है, और उसको अगर वो और भी अच्छा अगर करना चाहे, अगर उसको वो और भी कुछ अच्छा करना चाहे, तो उसको और भी अगर वो अच्छा करना चाहे तो उसके लिए उसको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। और अगर वो हेरिडिटी द्वारा प्राप्त चीज़ों को अगर बचा के रखना चाहता है तो उसको अधिगम सीखना ही ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। अधिगम के द्वारा उसको और आगे वो मेंटेन कर पाएगा। फिर हिलगार्ड और एटकिंसन साहब क्या कहते हैं, अधिगम को पूर्व अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में आए अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया। यानी कि जो पूर्व के एक्सपीरियंस है, जो पूर्व के जो एक्सपीरियंस है, उनके परिणाम जो रिजल्ट आए और व्यवहार में बिहेवियर में जो चेंज आए, अपेक्षाकृत जो चेंज आए, और उसमें जो चेंज ऐसा नहीं हो अस्थायी, वो परमानेंटली चेंज हो, तभी उसको हम अधिगम कहेंगे। मर्फी साहब क्या कहते हैं, मर्फी जी कहते हैं अधिगम में वातावरणीय आवश्यकता की पूर्ति करने वाले सभी व्यवहारगत परिवर्तन शामिल होते हैं। यानी कि अधिगम में इन्वायरमेंटल नीड को पूरी करने वाले सभी क्या है, बिहेवियर में चेंज शामिल होते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वुडवर्थ क्या कहते हैं, एक क्रिया को अधिगम को जा सकता है यदि वह व्यक्ति का विकास, एक ऐसी क्रिया को अधिगम कहा जा सकता है, इसका मतलब ये है एक ऐसी क्रिया जिसको अधिगम कहा सकता है यदि व्यक्ति का विकास अच्छा या बुरा करता है उसके व्यवहार अनुभव को पूर्व तुलना परिवर्तन। यानी कि ये मत सोचिए कि अधिगम के द्वारा केवल अच्छा ही उसके पास बिहेवियर चेंज, बुरा भी हो सकता है। यानी कि किसी चीज़ से अच्छा नेगेटिव सीखा, पॉजिटिव सीखा, इससे कोई लेना नहीं, लेकिन सीखा और उसके बिहेवियर, उसके जो व्यवहार में चेंज हुआ, यही अधिगम है, ठीक है। अब इन चीज़ों को जानने के बाद हमें पता चल गया कि परिभाषा को जानने के बाद हमें ये सीख पाए कि अधिगम जन्मजात नहीं होते, बल्कि वे आनुवांशिक संसाधनों का उपयोग करके दक्षता अर्जित किया, यानी कि अधिगम को अर्जित किया जाता है, अर्जित के द्वारा प्राप्त किया जाता है। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं है, यानी कि हमारे बिहेवियर में एक परमानेंट अगर चेंज आता है तभी उसको हम लर्निंग कहेंगे, ठीक है। फिर एक और बात क्या सीखे, अधिगम में व्यवहार में आए सकारात्मक परिवर्तन ही नहीं शामिल होते हैं, बल्कि व्यवहार में आए नकारात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। दूसरे शब्दों में बोलें तो अधिगम में व्यवहार में परिवर्तन लाता है, लेकिन इसका से यानी कदापि नहीं कि यह परिवर्तन हमेशा सकारात्मक ही हो। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव हो, वो नकारात्मक भी हो सकता है। किसी को अगर हम बंदूक चलाना सिखा देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेना में ही हमारे लिए सेवा कर जाए, हो सकता है वो टेररिस्ट बन जाए और हमारे खिलाफ ही खड़ा हो जाए, ठीक है। जैसे स्मिथ महोदय ने कहा, स्मिथ के अनुसार अधिगम जो लर्निंग है वो एक्सपीरियंस के परिणाम स्वरूप नए व्यवहार की प्राप्ति या पुराने व्यवहार को मजबूत करना या कमज़ोर करना है, ठीक है। और फागिन साहब के अनुसार अधिगम मानसिक घटना व दशा का एक क्रम है जो शिक्षार्थी में परिवर्तन है। देखो इसको कैसे करेंगे, ये कैसे चलेगी, इसकी साइकिल चलती है, नए अनुभवों की प्राप्ति, ठीक है। तो कौशल चिन्ह छाप आदि के रूप में पुराने अनुभव का धारण होगा। देखो कौशल चिन्ह जो कोई साइन बना रखे होंगे, कोई कौशल होगा, पुराने एक्सपीरियंस उनको हम धारण करेंगे। फिर अनुभव का विकास, फिर संशोधन होगा, वो देखेंगे कि वो चीज़ हमारे लिए गलत है, सही, इस चीज़ का हम अवलोकन करेंगे तो अनुभव का विकास, संशोधन हो जाएगा। फिर संशोधन करने के बाद इन अनुभवों में अभ्यास करेंगे और अभ्यास में फिर वृद्धि होगी, ठीक है। अभी बताया था कि प्रैक्टिस के द्वारा ये चीज़ों फिर नए अनुभव का निर्माण कर पाएंगे, और फिर नए अनुभव और पुराने अनुभव को मिलाकर हम देखेंगे, और फिर जो आखिर में हमारे पास आएगा जो सेंटर में है, नए अनुभव की प्राप्ति हो जाएगी, और वही हमारा अधिगम है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हैं, अधिगम प्रोसेस किस प्रकार चलती है। अगर कहीं लिखित परीक्षा आ जाए तो उसमें आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। व्यवहार अधिगम पर आरोपनीय नहीं है। हम अपनी उंगली को पिन से हटा लेते हैं, उसी प्रकार जैसे कोई तेज़ रोशनी हमारी, जैसे हम जब कोई पिन हमारी उंगली में चुभता है तो हम अपनी उंगली को पिन से हटा लेते हैं, उसी प्रकार जैसे कि कोई तेज़ रोशनी हमारी आंखों में पड़ती है तो हम तुरंत अपनी आंखों पर बंद कर लेते हैं। ये व्यवहार त्वरित होते हैं और इसमें हमें उसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। ये व्यवहार अधिगम की श्रेणी में नहीं आते हैं। कई प्रत्यावर्ती क्रियाएँ कहा जाता है। व्यवहार की एक दूसरी श्रेणी भी है जिसे जैव वैज्ञानिक मूल प्रवृत्ति कहते हैं, जैसे कि
जब एक बच्चा भूख महसूस करता है तो वह रोता है, जब वह थक जाता है तो आराम की आवश्यकता महसूस करता है। इसके विपरीत देखें तो यौन के प्रति हम आकर्षित महसूस करते हैं, इसलिए हम इसे अर्जित व्यवहार नहीं कहते। यानी कि कुछ चीज़ें हमें जन्मजात आनुवांशिक प्राप्त हुए, सेक्स हमें, भूख हमें, प्यास हमें, नींद हमें, ये हमें जन्म से जब से जन्म लेते हैं इसे प्राप्त होती है। इसको हम अर्जित नहीं करते, ये हमारे पास हेरिडिटी से ही आई है। ये बच्चा छोटा होते ही उसको भूख प्यास लगना और ठीक है, ये और जो सेक्स भी है वो भी हमें बचपन से ही प्राप्त होता है। लेकिन हम जो चीज़ सीखते हैं उसके बाद अंत्य क्रिया करने के बाद जो सीखते हैं और हमारे व्यवहार में जो चेंज लाता है वो है अधिगम। ठीक है, इसको आप यहाँ तक आप आगे बढ़ते हैं। अधिगम का स्वरूप क्या है? देखो, अधिगम एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। यानी कि अधिगम एक प्रोसेस है, उसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। यानी कि अधिगम को आप ये नहीं कह सकते मैंने कहीं से खरीद लिया। अधिगम एक प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे चलती है, बहुत स्लो चलती है। इस नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो प्रक्रिया अधिगम एक चीज़। देखो, टीचिंग और लर्निंग में अंतर क्या है? टीचिंग हो सकता है एक माइक्रो प्लान मैं आपको बनाऊं 6 मिनट में, 8 मिनट में आपको पढ़ाऊँ। एक लेसन प्लान आपको 45 मिनट में पढ़ा के चला जाऊँगा, टीचिंग हो जाएगा, क्योंकि वो कैरिकुलम सिलेबस पे डिपेंड होता है। लेकिन लर्निंग क्या है? लर्निंग तो कहते हैं कि जितना भी सीख ले, सीखने की कोई, कभी किसी ने कहा है कि ये तो कर देंगे पढ़ने की उम्र होती है, ये तो कह देते हैं कि पढ़ने की एक उम्र होती है भाई, लेकिन ये नहीं कहेंगे सीखने की एक उम्र होती है। नहीं, सीख सकते हो आप कभी भी। तो सीखना यानी कि लर्निंग करना एक अलग चीज़ है। ठीक है, अधिगम बहुत, तो अधिगम एक प्रोसेस है, उत्पाद नहीं। तो अधिगम एक मौलिक और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवर्ती, भय, शारीरिक स्थिति, गामक कौशल, भाषाई कौशल आदि का उत्पाद है, अधिगम नहीं। यानी कि अगर हमारे अभिरुचि क्या है, भय, शारीरिक स्थिति, मोटर जो स्किल्स है, भाषाई स्किल्स है, ये इनके एक पार्ट हो सकते हैं, लेकिन इसको अधिगम नहीं कहेंगे। एक कक्षा में जब अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखा जाए तब उसको बाह्य समझा जाता है। जैसे कि लोग बाहर जाते हैं, ज्ञान खरीदते हैं तथा इसके बाद वो उनकी संपत्ति हो जाती है। पाओलो फेरे ने अपनी पुस्तक पेडागोगी पुस्तक लिखी थी। पाओलो फेरे ने एक पेडागोगी पुस्तक लिखी, पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड। इसकी आलोचना करते हैं, लिखते हैं कि इस प्रकार शिक्षा संचय करने की एक प्रक्रिया हो जाती है जिसमें शिक्षार्थी शिक्षकों से जमा लेता है, शिक्षक देता है और शिक्षार्थी जमा लेता है। शिक्षा की अवधारणा में शिक्षक अधिगम प्रक्रिया विषय होता है, शिक्षार्थी सिर्फ वस्तु। यानी कि जो ऐसे टीचर होते हैं जो अपना कैरिकुलम पर कराते हैं और उसको कोई उससे दैनिक जीवन से उसको जोड़ने में उसमें कुछ खास परिवर्तन, वांछनीय परिवर्तन नहीं ला पाते, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये एक इसकी विशेषता समझ में, अधिगम एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। दूसरी विशेषता क्या है इसमें? विशेषता कह सकते हो या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, इसका स्वरूप कह सकते हो। दूसरा क्या है? अधिगम उद्देश्य पूर्ण और लक्ष्य केंद्रित। यानी कि अधिगम का एक उद्देश्य होता है और गोल पर केंद्रित होता है। अधिगम कोई उद्देश्य रहित क्रिया नहीं है, सभी वास्तविक अधिगम उद्देश्य आधारित होते हैं। हम अव्यवस्थित रूप से आई हुई किसी भी चीज़ को नहीं सीख सकते। हालांकि कुछ विद्वानों को मत यह है कि अधिगम अनैच्छिक होता है। यानी कि कुछ विद्वान ये कहते हैं कि अधिगम सीखा नहीं जाता, वो तो अचानक सीख जाते हैं। नहीं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें क्या है कि इसको, मान लीजिए मैं मोबाइल चलाना सीख रहा हूँ या मैं कोई लैपटॉप चलाना सीख रहा हूँ, तो उसके पीछे कोई उद्देश्य है कि टेक्निकल बनना चाहता हूँ तभी सीख रहे हैं ना। तो ये चीज़ें उद्देश्यपूर्ण होते हैं, कोई ना कोई गोल जरूर होता है। अधिगम सामान्यतः अपेक्षाकृत स्थायी होता है। यदि कि एक बार कोई चीज़ सीख गए तो वो हमें हमेशा काम आती है। लेकिन टीचिंग में हो सकता है हमने कोई चैप्टर पढ़ा, थोड़ी देर में भूल जाए। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाने वाले गतिविधियों को अधिगम की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल देखें, एक शिक्षार्थी द्वारा परीक्षा के समय विषय वस्तु को रटना और कुछ समय बाद उसे भूल जाना शिक्षार्थी के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं लाता। यानी कि कोई चीज़ रट ली, विषय वस्तु, उसको भूल जाना, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। ये टीचिंग में काम कर जाएगा लेकिन अधिगम में नहीं करेगा। हर अधिगम को भाई हिंदी में देखोगे तो अधिगम नहीं समझ में आए, इसको लर्निंग से याद कर लो। लर्न यानी कि सीखना, लर्न माने यानी सीखना। प्रत्येक प्राणी जब तक जीवित रहता है कुछ न कुछ सीखता है। यानी कि ये सतत तो है प्रोसेस सीखता। मनुष्य में अधिगम किसी उम्र, यौन, जाति, संस्कृति के लिए प्रतिबंध नहीं है। यानी कि किसी भी उम्र में कोई भी लिंग का, जाति हो, किसी भी जाति का, किसी भी कल्चर से संबंध रखने वाला कोई भी सीख सकता है। अधिगम समायोजन के लिए ठीक है, अधिगम एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार करता है। ठीक है,
अगर हमें ज्ञान है और हमें अनुभव हो तो हम कहीं भी एडजस्ट हो जाएंगे। अधिगम व्यापक होता है, बिल्कुल अधिगम संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोज्ञात्मक, बिल्कुल व्यापक होता है। अधिगम जो कि अनुक्रिया या व्यवहार में परिवर्तन करता है, अनुकूलन प्रतिकूलन भी हो सकता है, ये नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है, लेकिन ये हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम अनुभव का संगठन, बिल्कुल बहुत सारे एक्सपीरियंस जुड़ के ही हम लर्निंग कर पाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अधिगम और मैच्योरिटी की बात करें, कौन करता है अधिगम और मैच्योरिटी, यानी अधिगम एवं परिपक्वता, लर्निंग एंड मैच्योरिटी। हरलोक ने 1942 परिपक्वता व्यक्ति के अंदर निहित उन विशेषताओं का प्रकटीकरण है जो कि व्यक्ति में आनुवांशिक गुणों के कारण उपस्थित होता है, जबकि अधिगम वो विकास है जो अभ्यास और प्रयास। यानी कि जो मैच्योरिटी क्या होती है, कुछ आनुवांशिक चीज़ें हमारे अंदर पहले से ही मौजूद होती हैं। यानी कि आप कहते थे ये तो मैच्योर है, यानी मैच्योर यानी कि जिसको सोचने की शक्ति एक अलग ही है। ठीक है, और वो उस अपने पापा की तरह ही शुरू से ही अच्छा सोचता है। एक हो सकता है एक जज का बेटा हो, उसको सोचने की शक्ति, एक क्रिकेटर का बेटा हो तो हो सकता है वो क्रिकेट में रुचि उसमें आनुवंशिकता हेरिडिटी से प्राप्त हो। लेकिन अधिगम को अभ्यास और प्रयास के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो मैच्योरिटी की एक परिभाषा हरलोक ने दी है कि अंदर निहित कुछ विशेषताएं होती है जो आनुवंशिक गुणों के कारण उपस्थित होती है। ठीक है, एक मैच्योरिटी की परिभाषा बिगी एंड हंट ने दी है। बिगी एंड हंट ने क्या दी है, परिपक्वता को विकास की उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जिसमें एक व्यक्ति समय समय पर उन गुणों को प्रदर्शित करता है जिनके बीच उनकी कोशिकाओं में गर्भ धारण के समय से, यानी कि कुछ ऐसी विशेषताएं बीच बीच में दिखा देगा जो उसको बीज जब वो गर्भ धारण किया था तो या मम्मी से या पापा से उसको प्राप्त हुई होंगी। ठीक है, इस प्रकार परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें जो परिवर्तन शामिल होते हैं सामान्य वृद्धि में संबंधित होते हैं। ये परिवर्तन क्रियाकलाप अभ्यास अनुभव से स्वतंत्र होते हैं, यानी कि ये अभ्यास और अनुभव से नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे इसकी चर्चा एक अग्रवाल साहब ने किया, जैसे मेंढक के बच्चों को तैरना और पक्षियों का उड़ना प्राथमिक रूप से परिपक्वता पर आधारित आरोपित किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य के संबंध में निश्चय करना मुश्किल हो जाता है कि उनकी गतिविधियों में अधिगम का परिणाम है परिपक्वता। यानी कि मेंढक के बच्चों को तैरना सिखाया नहीं जाता, पक्षी को उड़ना सिखाया जाता, फिर भी वो चीज़ें कर लेते हैं। इसका सबसे साधारण उदाहरण एक बच्चा है। एक बच्चा बोलना तभी सीखता है जब वह एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत यह बात कि सिर्फ एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेने से ही वह भाषा नहीं सीख लेता भी सत्य है। भाषा उसे सिखाई जाती है, भाषा वह सीखता है वही सुनता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दो प्रक्रियाएं अधिगम और परिपक्वता एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, यानी कि इसी वजह से परिपक्वता और अधिगम की प्रक्रिया में सहायक है। अधिगम तभी संभव होता है तब जब किसी उस प्रकार का अधिगम, यानी कि अगर किसी के पास पहले से मैच्योरिटी है तो उसमें एज मिल जाता है, यानी कि हाँ भाई अधिगम सीखने में और भी अच्छा होगा अगर कुछ चीज़ें उसमें हेरिडिटी उसको पहले से प्राप्त हो। अगर बच्चा पहले ही मानसिक रूप से विकलांग है, नहीं समझ पाएगा, तो वो अधिगम की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होगी। ठीक है, अधिगम एवं शिक्षण, यानी कि लर्निंग और टीचिंग का क्या रिलेशन है ये समझेंगे। शिक्षण क्रिया की एक प्रणाली है। अब टीचिंग की परिभाषा जान लो, टीचिंग क्या होती है, शिक्षण क्या होता है। अब अधिगम हो रहा था, अब शिक्षण होगा। अब शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है। टीचिंग क्रियाओं की एक प्रणाली है जिसमें अंतर व्यक्तिक संबंधों के द्वारा अधिगम शामिल होता है। यह एक उद्देश्यपूर्ण सामाजिक और व्यावसायिक गतिविधि है। शिक्षण का अंतिम उद्देश्य बालक का विकास करना है, यानी कि ये देखो अधिगम कोई व्यावसायिक चीज़ नहीं है, उसको कोई भी सीख सकता है, बिना पैसे के लिए भी सीख सकता है। लेकिन हम शिक्षा प्राप्त किस लिए करते हैं, शिक्षण टीचिंग किस लिए करते हैं, टीचर के पास क्यों जाते हैं। जो टीचरों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, अक्षर ज्ञान जो प्राप्त होता है, टेक्निकल जो ज्ञान प्राप्त है, वो हमें पैसा दिलाएगा और व्यावसायिक गतिविधियों में हमें शामिल होने के लिए मौका प्रदान करेगा। और शिक्षण का काम ही है कि बाल का ऑल आउट डेवलपमेंट करना। ठीक है, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों के कारण जटिल घटना है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों होने के कारण, शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है, ये दोनों कला होने जटिल है। गांगे ने शिक्षण की चर्चा पूर्व कथन के तत्वों का वर्णन करने वाले विज्ञान और प्रभावी शिक्षण के तत्वों का वर्णन करने वाले कला के रूप में की। यानी कि उन्होंने, गांगे साहब ने कहा है शिक्षण है ना, पूर्व के शिक्षण की चर्चा पूर्व कथन के तत्वों का वर्णन करना, यानी पूर्व के कुछ कथन है, उनके कुछ एलिमेंट है, उसके बारे में वर्णन करता है। प्रभावी शिक्षण के तत्वों का वर्णन करने वाले कला के रूप में की है। जब हम शिक्षण को एक कला के रूप में देखते हैं तो हम देखो, अगर हम टीचिंग को एक आर्ट के रूप में देखते हैं तो उसमें संवेग, अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस, मूल्य यानी कि वैल्यू, विश्वास यानी ट्रस्ट, उत्साह परिपूर्ण मानते हैं। नियम और सिद्धांतों का अगर सामान्यीकरण की बात करते हैं तो वो वहाँ एक साइंस का रूप ये धारण कर लेती हैं। ठीक है, साइंस के रूप में देखेंगे तो नियम और सिद्धांत आ जाएंगे, और अगर हम उसको कला के रूप में देखेंगे तो संवेग, अनुभव, मूल्य और विश्वास आ जाएंगे। ठीक है,
शिक्षण का समग्र कार्य बालक को अधिगम के लिए उचित वातावरण बनाएगा, यानी कि टीचिंग का काम क्या है? टीचिंग का काम है समग्र कार्य बालक को अधिगम के लिए उचित वातावरण प्रदान करना है तथा अपनी क्षमताओं का पता लगाने में बालक की सहायता करना है। इसलिए जायावास, व्हील एवं काल्हन, ये कुछ थिंकर हैं, जायायास, व्हील एवं काल्हन कहते हैं शिक्षण के प्रतिमान, यानी शिक्षण का जो मॉडल है मूलतः अधिगम के प्रतिमान है। यानी कि इन दोनों का जो मॉडल है ना, उसका दोनों का काम ही है कि डेवलपमेंट करना। किसका करना? बच्चे का करना, या जो भी सीख रहा है उसका करना। ठीक है, हम शिक्षार्थियों की सहायता सोचना, विचार, मूल्य, सोचने के तरीके, खुद को व्यक्त करने के साधन प्राप्त करने में करते हैं। ठीक है, ये दोनों का ही, मेरे कहने का मतलब है दोनों का ही मतलब ही यही है कि किसी तरह बच्चे का विकास हो। अब हम अधिगम के क्या क्या डायमेंशनल हैं ये जाएंगे, क्या क्या आयाम हैं, क्या कौन कौन से डायमेंशनल हैं जो अधिगम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मरजानो और अन्य लोग क्या करते हैं, एक मरजानो एक थिंकर है कि मरजाने के मतलब अनुसार अधिगम के आयाम एक व्यापक प्रतिमान है, यानी प्रतिमान को हिंदी में प्रतिमान बोलते हैं और इंग्लिश में उसको मॉडल बोलते हैं। मॉडल है जिसमें शोधकर्ता एवं सिद्धांत प्रतिपादकों के अधिगम को परिभाषित करते हैं और इससे संबंधित ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। उनकी धारणा है कि चिंतन के 5 प्रकार होते हैं, यानी कि इनको बताते हैं थिंकिंग है उसके 5 टाइप होते हैं। सफल अधिगम के लिए 5 आयाम आवश्यक हैं। अधिगम के 5 आयाम, यानी कि कोई भी अगर हमें लर्निंग अच्छे से करनी है तो ये 5 आयाम, 5 प्रकार की थिंकिंग होनी चाहिए। एक तो अभिवर्ती और प्रत्यक्षीकरण का ज्ञान होना चाहिए, उसके अंदर उसका एप्टीट्यूड होना चाहिए और प्रत्यक्षीकरण उसके अंदर होना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति एवं उसका एकीकरण कर सके, ये गुण उसके अंदर होना चाहिए। ये आयाम उसका ज्ञान का विस्तार एवं सुधार की करे, ज्ञान का सार्थक प्रयोग हो, मस्तिष्क की आदतें, ये सब प्रभावित करते हैं यहाँ। तो अभिवर्ती और प्रत्यक्षण क्या कहते हैं, इसमें कक्ष एवं अधिगम के प्रति सकारात्मक अभिवर्ती एवं प्रत्यक्षीकरण का विकास करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना प्रभावी शिक्षण का एक मुख्य तत्व है। यानी कि कक्ष में अधिगम के प्रति सकारात्मक अभिवर्ती रखना, ठीक है, और ये शिक्षण का एक मुख्य एलिमेंट है क्योंकि ये शिक्षार्थियों की सीखने की योग्यता को प्रभावित करते हैं। यदि शिक्षार्थी कक्षा को एक गंदा या अव्यवस्थित स्थान के रूप में पाया जाता है तो उसका अधिगम नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ठीक है, कक्षा गतिविधि में कार्यों के प्रति शिक्षार्थियों की सकारात्मक प्रति, यानी कि अगर यानी कि कक्षा अगर अच्छी है और वहाँ पर का साफ़ सुथरा माहौल है, शिक्षक भी अच्छे हैं, सब पॉजिटिव माहौल है, तो वहाँ अधिगम भी पॉजिटिव आएगा। ज्ञान की प्राप्ति और एकीकरण, यानी कि जो पहले का प्रीवियस नॉलेज है उसको एकीकृत करके नया ज्ञान प्राप्त करना, यानी प्रीवियस नॉलेज को करंट नॉलेज से जोड़ना और सूचना को संगठित करना और दीर्घकालिक तक उसको याद रखना, ये ज्ञान की प्राप्ति और एकीकरण है। ज्ञान का विस्तार एवं सुधार, अधिगम ज्ञान की प्राप्ति और उसके एकीकरण के साथ बंद नहीं होता, अपने ज्ञान का विस्तार करके उसमें सुधार करना, यानी कि कुछ चीज़ें हमने प्राप्त तो कर ली है लेकिन उसको और भी आगे उसको विस्तार करना और उसमें और ज्ञान जोड़ना, नए तथ्यों को जोड़ना, त्रुटि उनको दूर करना, आगमनात्मक निगमनात्मक विधि का प्रयोग करना। ठीक है, ये चीज़ें करके ये चीज़ें करना। ज्ञान का सार्थक प्रयोग, जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको समस्या समाधान में लगाना, आविष्कार में लगाना, अनुसंधान में लगाना, तब ये ज्ञान का सार्थक प्रयोग होगा। मस्तिष्क की आदतें, एक शिक्षार्थी मस्तिष्क की सशक्त आदतें, उसे आलोचना चिंतन करने, हमारी आदतें क्या हैं, हमारा व्यवहार कैसा, हम कैसा सोचते हैं, कौन से आदतें हमें, इसका भी अधिगम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है। ये भी इतना अधिगम शैली का ये भी इतना नहीं है। हाँ, ये भी याद देख ली, अधिगम में शैली में कौन कौन सी चीज़, सर्वे, पठन, प्राथमिकता, गतिक, दृश्य, या तो हम देख के या सुन के या पढ़ के लिख के, ये सबको पता है, यही शैली होती है, यही स्टाइल होती है लर्निंग की। सुन के, पढ़ के, लिख कर, या गति या कुछ हाथ पैर की गतिविधि के द्वारा हम सीख सकते हैं। ठीक है, VAR के प्रतिमान बोलते हैं इसको। VAR के समकक्ष में 4 प्रकार की अधिगम शैलियाँ हैं। V मतलब विजुअल, V मतलब विजुअल, A मतलब ऑडियो, और R मतलब क्या हो सकता है, R से रीडिंग करके। ठीक है, ये चीज़ें इसमें से शामिल है। VR के मॉडल इसलिए बोलते हैं इसको।
इनके पहले अक्षर से ही ये चीज़ें शुरू होती है। एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है अधिगम में? एक शिक्षक के रूप में आपको इस बात की अनुभूति अवश्य होनी चाहिए कि प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी गति से सीखता है। बिल्कुल, ये हमें पता होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा एक जैसा नहीं होता, उसकी अपनी अपनी गति होती है। लेकिन आप सबको अलग अलग गति से नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। कभी कभी शिक्षार्थियों को अधिगम की गति में अपनी शिक्षण की गति मिलाना आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो अब इन चुनौती से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक शिक्षार्थी को एक समय पर बहुत अधिक संपर्कों को प्रस्तुत ना करें, यानी कि एक समय पर बहुत से अधिक कंसेप्ट ना बताए, वरना वो उसके ऊपर लोड पड़ जाएगा। ज़्यादा कंसेप्ट ना बताए, प्रत्येक संप्रदाय की व्याख्या करने की कोशिश करें और कंसेप्ट की व्याख्या करने में शिक्षार्थी को शामिल करें। यानी कि कोई भी कंसेप्ट अगर शिक्षार्थी समझ आ रहा है तो उसमें शिक्षार्थी को इन्वॉल्व करे, ताकि वो अंतःक्रिया करे, वो निष्क्रिय ना बैठे और एक्टिव उसमें पार्टिसिपेंट करे। दूसरा, शिक्षार्थी क्या टीचर क्या कर सकता है? शिक्षार्थी को अपने अनुभव और अवलोकन पर आधारित उदाहरण देने के लिए कहें। यानी कि कोई चीज़ पढ़ा दिया, आज उन्होंने पढ़ाया कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और पेड़ों के द्वारा हम अपने जीवन को सुरक्षित रख पा रहे हैं। तो उनसे पूछो, क्या आप पेड़ लगाते हैं? और जहाँ पेड़ लगाते हैं क्या वो आपको अच्छा फील होता है? तो वो उसको रियल उदाहरण उनसे बोलो, ठीक है। कभी कभी शिक्षार्थियों के अधिगम की गति को प्रोत्साहित करने के लिए आपको समय सीमा प्रदान करने की नीति का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरणार्थ, सभी शिक्षार्थियों को ऐसा कार्य औसत गति सीखने, यानी कि कोई चीज़ आप कह दो कि इसको 10 मिनट में करके लाइए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें कर करके उनको और भी आप महत्वपूर्ण बना सकते हैं। और अगर कोई शिक्षार्थी धीमा चल रहा है तो उसको थोड़ा काम दे सकते हैं, अतिरिक्त कार्य दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ा उसको हल्का कार्य थोड़ा दे सकते हैं और उसको टुकड़ों में बांट के दे सकते हैं। अधिगम की विधियाँ, अब अधिगम की मेथड क्या है? अधिगम का मेथड है अवलोकन के द्वारा अवलोकन या ऑब्जर्वेशन के द्वारा लर्निंग। इसमें क्या होता है? ऑब्जर्वेशन के द्वारा लर्निंग, अवलोकन के द्वारा लर्निंग। सभी प्रकार के अधिगम के लिए अवलोकन एक मौलिक आवश्यकता है, यानी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, एक नीड है। अवलोकन से जहाँ हमारा तात्पर्य है चीज़ों को देखने पर से नहीं, यहाँ अवलोकन से हमारा तात्पर्य है उद्दीपकों के प्रत्यक्षण के। अवलोकन की क्रिया में हम सिर्फ अपने आँखों की सहायता नहीं लेते, जबकि हम आँखों से ऐसे नहीं है देख लिया, उसको महसूस भी करेंगे, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उसको महसूस करेंगे। किस ज्ञान इंद्रिया यानी कि आँख से हमें देखने का काम करेंगे, नाक से सूंघने का काम, नाक से हम सूंघने का काम करेंगे और कान से सुनने का काम करेंगे और अनुभूति करेंगे, त्वचा से हम स्पर्श करके अनुभूति करेंगे। सब इन चीज़ों का सहारा द्वारा प्राप्त होता है। तो इसको बोलते हैं अवलोकन के द्वारा, ठीक है। इसको बोलते हैं अवलोकन द्वारा। इसमें देखो, अवलोकन के द्वारा बहुत से सोपानों को अपनाया जा सकता है। किसी भी क्रिया के प्रदर्शन के अर्थ को समझ सकते हैं। प्रदर्शन के प्रत्येक स्तर पर प्रतिमान कैसा दिखता है, उसके मस्तिष्क में क्या संयोजना है, ये समझ सकते हैं। निष्पादन प्रदर्शन में सोपानों को हम समझ सकते हैं। ये तो एक तो हो गया अवलोकन क्रिया। अनुकरण, किसी चीज़ को अनुकरण करके। सजीव प्राणी अवलोकन द्वारा, यानी अनुकरण होता है किसी को फॉलो करना, किसी की नकल निकालना। अनुकरण करना, किसी का नकल करना या किसी की फोटोकॉपी के रूप में उसको या उसका अनुकरण करना, उसको उसी के द्वारा उस चीज़ को दोहराना। आप अनुकरण को ऐसे याद कर सकते हैं। सजीव प्राणी अवलोकन द्वारा बहुत अधिक सीखते हैं, जैसे, लेकिन उन्हें अपने निष्पादन एवं अधिगम को पूर्ण करने के लिए दूसरों का अनुकरण भी करना चाहिए। अवलोकन की भांति ही अनुकरण भी बालक एक आंतरिक प्रवृत्ति। अनुकरण दूसरों को अवलोकित क्रियाओं का पुनः अभ्यास है, यानी कि दूसरे द्वारा जो कर रहे हैं उसी क्रिया को हम करते हैं, तो ये चीज़ें सीखते हैं। प्रारंभ में बालक अपनी गति, क्रिया, शारीरिक स्थिति अनुकरण के द्वारा सीखता है। बालक में अनुकरण करने की क्षमता बहुत स्पष्ट होती है और बड़े आप अवश्य पाएंगे कि उन्हें अनुकरण में आनंद की प्राप्ति। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे बड़े होते हैं वह चलचित्रों तथा दक्ष निष्पादनों का अनुकरण करके अपने खेल कूद संबंधी या औद्योगिक व्यवसायिक कौशल सीख लेते हैं। यानी कि अधिगम में प्रतिरूपण, मॉडलिंग का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मॉडलिंग, प्रतिरूपण यानी कि इसका मॉडल बनाते हैं। यानी कि ये कोई शिक्षार्थी सचिन तेंदुलकर की क्रिया को अनुकरण करता है। अनुकरण का आशय नई चीज़ों या क्रियाओं की खोज है। शिक्षक, यानी कि कोई सचिन तेंदुलकर को खेलता हुआ देखता है तो वो भी सचिन की तरह बल्ला घुमाने की कोशिश करता है और आने वाले समय में वो अभ्यास करता है और एक अच्छा क्रिकेटर भी बन जाता है। फिर अगला है प्रयत्न एवं भूल द्वारा अधिगम। प्रयत्न और भूल द्वारा अधिगम के जैसे ये कैसा है, इसको जब समझो। पहले अभ्यास करेगा, करता रहेगा, भूल वश करता रहेगा, लेकिन अचानक उसको वो सही तीर निशाने पर लग जाएगा और वो इस कारण उसको पता चल जाएगा, या अगर मैं ऐसा करूँगा अगली बार तो ये जो, इसके लिए उदाहरण क्या है आपको पता है। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया था? इसमें क्या है, प्रयत्न भूल के नियम को पिंजरे में बंद एक भूखी बिल्ली का प्रयोग के बाद
प्रतिपादित कई प्रयासों के बाद जब बिल्ली पिंजरे का बटन दबा लेती है तो उसे पुरस्कार स्वरूप भोजन मिल जाता है। यानी कि पिंजरे में एक बटन लगा हुआ है और उस बटन पे वो इधर उधर भटक रही है, उसको रोक दिया गया है। उसको डर के भाग रही है, इधर उधर भाग रही है, लेकिन तभी उसका पैर उस पर बटन पे दबता है तो उसको देखता है एकदम उसके सामने भोजन प्रकट दिख जाता है, पिंजरा खुल जाता है और उसका भोजन रख जाता है। तो उसको पता चलता है। फिर वो अगली बार आती है तो वो घबराती नहीं, इधर उधर नहीं बैठती, वो इसी पंजे पर अपना पैर रखती है और अपना भोजन प्राप्त कर लेती है। इससे पता चलता है कि बार बार अभ्यास करने से और भूलवश ही हमसे कुछ चीज़ें होती है तो हम उसको करते हैं। तो ये थॉर्नडाइक ने प्रयोग किए थे बिल्ली पे प्रयोग, ठीक है। तो इसने याद करना बिल्ली पे प्रयोग किसने किया था, भूल और त्रुटि के सिद्धांत, ठीक है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। और यही से पुरस्कार और दंड की जो टर्मिनोलॉजी आती है, पुरस्कार के रूप में क्या प्राप्त हुआ, उसको भोजन प्राप्त हुआ। थॉर्नडाइक ने दंड एवं शिकायत की तुलना में पुरस्कार एवं प्रशंसों का अधिकार, यानी कि थॉर्नडाइक ने कहा कि दंड और कंप्लेन से ज़्यादा कि बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया जाए तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा। अब अंतर्दृष्टि के सिद्धांत, इसको सूझबूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं, इनसाइट थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये किसने दी थी इनसाइट थ्योरी भाई, ये गेस्टाल्ट वाल्डी है। जितने भी ये गेस्टाल्ट वाल्डी इनसे ही जुड़े हैं, ठीक है, जिन्हें चिंपांजी कोहलर ने दी थी इनसाइट थ्योरी और इन्हें चिंपांजी पे प्रयोग किया। चिंपैंजी पे क्या प्रयोग किया भाई, इन्होंने एक पिंजरे में चिंपैंजी को रख दिया, पिंजरे के बाहर एक कुछ केलों का रखा। चिंपैंजी भाई भूखा था, उसकी बाहें बहुत छोटी पड़ रही थी, तो उसने क्या कहा, पिंजरे के भीतर दरवाजे के नीचे कुछ छड़ियाँ रख दी, ठीक है, कुछ छड़ियाँ। तो चिंपैंजी ने केलों को पहले हाथों से पाने की प्रयास किया, पहले हाथ बढ़ाए भाई ऐसी तरफ बढ़ाए, नहीं पहुँचा, फिर उसे सफलता नहीं मिली, फिर कई प्रयास किए, फिर अचानक वह उठा और एक छड़ी को उठाया और केले को अपनी ओर खींच लिया। यानी कि उसने एकदम इनसाइट, एक अचानक उसके अंदर सूझबूझ आई, एकदम इनसाइट थ्योरी, और उसने उठाया कि नहीं नहीं, हाथ छोटे हुए थे, क्या हुआ, लकड़ी का प्रयोग करके हम इसको अपनी तरफ खींच लेता हूँ, और इस प्रकार वो केले को प्राप्त कर लेता है। तो कोहलर के प्रयोग के प्रारूप में थोड़ा परिवर्तन करते उसने कई बार दोहराया, अपने प्रयोगों को किया। इस प्रकार अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम की प्रक्रिया का निम्न क्या वर्णन है। इस प्रकार के अधिगम से समस्या का समग्र रूप से प्रत्यक्षण किया जाता है। यानी कि कोई चीज़ है, अगर हम कोई समस्या हमारे सामने आ गई तो हम थोड़ी देर बैठना चाहिए। कहते हैं थोड़ी देर बैठ के सोच लो। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हमारे गुम हो जाती है, कोई चीज़ हम कहीं अपना पर्स रख कर भूल गए, कहीं वॉच रख कर, कहीं मोबाइल रख कर भूल गए, तो कहते हैं चलो मोबाइल को तो हम रिंग करके पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जिसको हम देख नहीं पाएंगे, जहाँ रिंग नहीं कर पाएंगे, तो हम कहेंगे थोड़ी देर सोचो तुमने कहाँ रखी होगी, तो अचानक आपके दिमाग में क्लिक करता है, तो यही है, ठीक है, इनसाइट थ्योरी। वह परिस्थिति के विविध पक्षों का विश्लेषण करता है, उसके मध्य सार्थक संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है, नए प्रत्यक्षण करता है समस्या। यानी कि उसने देखा, बंदर ने देखा कि हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो पूर्व की चीज़ें पता था कि हाथ के द्वारा प्राप्त किया जाता है, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ चीज़ ऐड ऑन कर दी कि लकड़ी का प्रयोग करेंगे तो ये चीज़ें लंबाई तक पहुंच जाएगी और ऐसे प्राप्त किया जा सकता है। तो पूर्व ज्ञान में नई चीज़ों का जोड़ देना ही यहाँ इनसाइट थ्योरी का मूल मकसद था, समझाना। अब अधिगम का जो ट्रांसफॉर्म होता है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देखो इसमें क्या होता है, अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ और स्वरूप समझ लेते हैं। प्राचीन विचारधारा के अनुसार मस्तिष्क के एक भाग का प्रशिक्षण पुराने भागों को कार्यों में सहायता करता है। इसके साथ ही मस्तिष्क से अन्य भाग जैसे कि स्मृति यानी कि मेमोरी, तर्क यानी कि लॉजिक, निर्णय यानी डिसीजन, अवलोकन या ऑब्जर्वेशन विभिन्न अकादमिक विषयों के माध्यम से प्रशिक्षित और निर्देशित किए जाते हैं, ठीक है। और भाषा एवं गणित मस्तिष्क को प्रशिक्षण देते हैं और अन्य विषयों को सीखने में सहायता करते हैं। यानी कि हम भाषा के द्वारा गणित सीखते हैं और फिर ऐसे गणित सीख के फिर हम गणित के द्वारा हम फिजिक्स भी सीख जाते हैं। ये चीज़ें इस वाला, तो एक चीज़ से हर चीज़ सीखी जाती है। भाषा हमने सीखी थी, हिंदी सीखी थी, लेकिन वही हिंदी हमें विज्ञान भी समझाती है। इंग्लिश हमने लिटरेचर के लिए सीखी थी, लेकिन वही इंग्लिश हमें क्या समझाती थी, और केमिस्ट्री वगैरह और सब विषय हमें समझा देती हैं। थॉर्नडाइक के एक स्वरूप के तत्वों, ये जो थॉर्नडाइक ने एक रूप तत्वों के सिद्धांत प्रतिपादित कर सिद्ध किया कि स्थितियों के मध्य समानता एवं अनुरूपता एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में अधिगम के स्थानांतर की मात्रा एवं प्रकार पर सार्थक प्रभाव डालती है। यानी कि मान लीजिए कोई चीज़ ज्ञान है, हमें कोई ज्ञान है ज्ञान, हो सकता है वो ज्ञान हमारा गलत हो, लेकिन वही गलत ज्ञान भी अगर हम उसके गलत ज्ञान का सहारा लेके अगर हम कुछ करते हैं तो भी वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव। यानी जैसे
थॉमसन ने बल्ब का आविष्कार किया तो उसने देखा कि 99 चीज़ें ऐसी चीज़ है तो बल्ब के लिए नहीं बनी है, तो वो 99 चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण थी, उसको हम नकार नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर स्मृति को ले लीजिए। जब एक शिक्षार्थी किसी एक विषय में याद करने का अभ्यास करता है तब वह अन्य विषयों को भी एक सीमा तक याद करने में सक्षम हो जाता है, और ये संभव होता है अन्य विषयों के कुछ विषयों को शीघ्रता से याद कर ले। इस विचारधारा के अनुसार ये घटना स्मृति के भाग की उन्नति के कारण नहीं संपादित होती, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करती है कि दोनों स्थितियाँ किस सीमा तक एक रूप अभिवर्तित, यानी कि अगर कोई चीज़ किसी को याद कर लेता है, किसी सब्जेक्ट को याद कर लेता है, तो हो सकता है तो वो दूसरे विषयों को भी इस प्रकार याद कर पाए, तो ये पॉजिटिव स्थानांतरण है। तो ये कैसा है? पॉजिटिव स्थानांतरण है। हिलगार्ड के विचार अनुसार अधिगम का स्थानांतरण सिर्फ तभी संभव होगा। हिलगार्ड कहते हैं कि अधिगम का ट्रांसफ़र तभी पॉसिबल है जबकि एक व्यक्ति संबंधों की पहचान करने और उन संबंधों का नई परिस्थिति में समस्या के समाधान के लिए उसको प्रयोग कर सके। यानी अगर किसी के अंदर ऐसी क्षमता है ना कि उसके पास जो ज्ञान है उसका रिलेशन समस्या समाधान में अगर बिठा ले और उस समस्या प्रॉब्लम को सोल्व कर ले तो अंतर्दृष्टि के द्वारा, तो ये पॉजिटिव स्थानांतरण होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई। अब सकारात्मक स्थानांतरण क्या हुआ, यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन यह एक सामान्य अनुभव 3 पहिए वाली साइकिल चलाना सीख गए तो 2 पहिए वाली साइकिल चलाना सीख कर आसान कर देती है। यानी कि अगर कोई चीज़ आपको, कोई कविता, कोई पहाड़ा आपने याद कर लिया, अगर आज आपने पहाड़ा टेबल याद किए तो आने वाले समय में आप स्क्वायर रूट निकालना भी सीख जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी सीख जाएंगे। ये सकारात्मक है। नकारात्मक क्या है? जब पूर्व के सीखी हुई चीज़, वो आपको पूर्व में कोई चीज़ सीख रखी है, वो आपको नया ज्ञान अर्जित करने में रुकावट पैदा करती है। जैसे उदाहरण के लिए 1 वर्ष की समाप्ति के बाद हम कई अपने चेक पर कुछ समय के लिए पिछला वर्ष लिखते हैं। अपने मित्र का फ़ोन नंबर बदल जाने पर भी हम कुछ समय तक उसके पुराने नंबर पर उसे फ़ोन करते हैं। जब हम साइकिल को चलाने के बाद स्कूटर चलाना सीखते हैं तो स्कूटर को रोकने में हम पैर वाले ब्रेक को दबाने के बजाय क्लच दबाते हैं। यानी कि जी हम साइकिल चलाना सीख गए थे। उदाहरण के साइकिल चलाया तो हमें आदत पड़ गई, हाथ ऊपर वाले हाथ वाले क्लच दबाने के। हम साइकिल को जिस प्रकार ब्रेक दबाते थे उसी प्रकार हमें स्कूटर के पैरों वाले ब्रेक नहीं दबा पा रहे, हम हाथों वाले दबाने की आदत पड़ गई। तो वो ज्ञान तो ठीक था वो हमारे लिए, लेकिन वो नकारात्मक प्रभाव डाला। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप मोबाइल चलाते हो, मोबाइल में टाइपिंग करते हो, लेकिन अब आपको लैपटॉप पे बिठाया जाए और लैपटॉप पे भी अगर ऐसे ही टाइपिंग करने लगोगे तो क्या हो पाएगा? ज्ञान तो अच्छा था लेकिन वो नेगेटिव ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, शून्य स्थानांतरण ये होता है इस तथ्य को पूर्व अनुभव का कर्मिक अधिगम में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि एक क्रिकेटर अपनी बॉलिंग कौशल को सुधार रहा होता है तो इस अनुभव का, यानी कि कोई क्रिकेटर है, बैट्समैन है और वो अगर बॉलिंग सीख रहा है तो उसको कोई दिक्कत है, वो बैट्समैन चीज़ें सीखी थी लेकिन बॉलिंग सीख रहा है तो बैटिंग कौशल, बॉलिंग कौशल में, स्किल्स में कहीं रुकावट पैदा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ थी अधिगम से संबंधित। अधिगम के बारे में हमने सारा और अधिगम की जो चीज़ें हैं वो समझ पाए होंगे। ठीक है, तो अब अधिगम से जुड़े हुए हम अन्य चीज़ों को भी समझेंगे कि अधिगम में कौन कौन से जो थिंकर हैं, बहुत सारी चीज़ें अब आपको बताएंगे ना, कि आपको बताया था कि अगर आप बुंड्रा को नहीं पढ़ेंगे, पैवलोव को नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या आपने अधिगम पढ़ा, तो उनको भी अब हम आगे पढ़ाने जा रहे हैं। इसलिए कक्षा में ऐसे जुड़े रहें धैर्य के साथ। साथ ही लगता है कि अगर अधिगम को हम और गहराई से पढ़ाना चाहेंगे तो ये कक्षा लंबी हो जाएगी, तो हम चाह रहे हैं कि इसको 2 भागों में लाया जाए ताकि आपके ऊपर बर्डन ना पड़े, और जो अभी हमने सीखा है कि जो लर्निंग है, जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र हो, ना कि नेगेटिव ट्रांसफ़र हो। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं और अगले भाग 2 में हम लेके आएंगे कि अधिगम से जुड़े बुंड्रा मॉडल क्या है, पैवलोव थ्योरी क्या है, किस किसने अधिगम से संबंधित सिद्धांत दिए हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो आगे भविष्य में पूछे जा सकते हैं। इग्नू के नोट्स में या अन्य किताबों में जो भी होंगे आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। और इग्नू के नोट्स को समझाना बहुत ही कठिन कार्य होता है क्योंकि इग्नू में बहुत गहरी, ये जो इग्नू है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी एमएड वालों के लिए तैयार की जाती है, और हमने किसी टीचर का एग्ज़ाम निकालना है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कौन सी नहीं, इन चीज़ों को छटनी करना भी एक बड़ा एक अनुभव
होता है तभी हो पाता है कि कौन से हमारी चीज़ आ सकती है, कौन सी नहीं। तो आज की क्लास में आप सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा प्रदान की गई कक्षाएँ आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो रहेंगी। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।